नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी भिक्षुनी। शिवानी जी की कहानी और उपन्यास हम आपको हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शिवानी जी की कहानियों का ब्लॉग भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी भिक्षुनी, लेखिका शिवानी। वह दूसरी ओर पीठ किए खड़ी थी। हमारी टैक्सी एकदम उसके पास ही आकर रुकी। वह हड़बड़ाकर मुड़ी और मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उसके चारों ओर छोटी मोटी भगवा पोटलियां बिखरी थी। पीठ पर मोटे रस्से में 2-3 भारी कंबल लदे थे। अपने खुरदरे तिब्बती लबादे को संभालती वह एक कोने में सिमट गई। हमारा ड्राइवर अपनी टैक्सी के यात्रियों को संबोधित कर बोला, आप लोग यहाँ चाय पीना चाहें तो पी लीजिए, गाड़ी फिर सोलन तक नहीं रुकेगी। एक एक कर तीनों सहयात्री उतर गए। अकेली मैं ही हाथ पर हाथ धरे उस अधखुली कांसी उसकी पीठ को एकटक देख रही थी। निश्चय ही वह किक्की थी। किक्की एक बार जी में आया, दौड़कर उससे लिपटकर पूछूं, किक्की किक्की नहीं पहचान रही मुझे क्या? किंतु फिर उस प्रस्तर मूर्ति सी अडिग खड़ी भिक्षुनी की भव्य मुड़ी पीठ को अपनी ओर मोड़ने का मेरा साहस स्वयं चूक गया। कैसी मूर्खा थी मैं। जिस किकी की चिता भस्म की विकृत दुर्गंध के साक्षी स्वयं उसके भाई थे, अपनी उसी दिवंगत ननद की पीठ को आज अपनी ओर मोड़ने का प्रयास। मेरी मूर्खता नहीं तो और क्या था। वह अब भी मेरी ओर पीठ किए खड़ी थी। संदेह का कंटक एक बार फिर मेरी छाती में गड़ता मुझे विचलित कर उठा। टैक्सी एकदम उसके पास आकर रुकी। हड़बड़ाकर हटने से पूर्व उसने मुझे देखा भी। फिर भी उसे क्या इतनी भी उत्सुकता नहीं हुई कि इतना तो देखे कि अन्य यात्रियों के साथ मैं भी उतर गई हूं या नहीं। पर वह तो भिक्षुनी थी, सामान्य नारी से भिन्न, एक संसार त्यागिनी भिक्षुनी। उसके हाथ में बड़े बड़े मनकों की एक सुमिरनी थी, जिसके दानों पर तेजी से उंगलियां चलाती वह होठों ही होठों में ना जाने क्या बड़बड़ा रही थी। कलाई पर सींग की बनी बड़ी बड़ी चूड़ियां थी। सद्य घुटे सिर पर छोटे छोटे बाल नन्हे दुर्वाक्रोह से निकल आए थे। छी छी, यह कभी कीकी भी हो सकती थी? वह कीकी जिसकी पृथुल वेणी की गरिमा को मैं कभी जूड़े में बांधने में 2-2 दर्जन कांटों से भी संभाल नहीं पाती थी, जिसकी साड़ी की भांज रवि वर्मा द्वारा अंकित मेनका की साड़ी की चित्रांकित भांति की ही भांति उस बिलवस्तनी की मोहक अंग भंगिमा को और भव्य बना उठती थी। कमाल है कीकी, मैं कहती। दिन भर तो इस साड़ी को पहने उठती बैठती सोती सब काम करती रहती है, फिर भी लगता है तूने अभी अभी तह खुलकर नई साड़ी पहनी है। एक हम है, मिनट भर में ही साड़ी की गद बन जाती है। वह हंसकर कहती, तुम नहीं समझ पाओगी भाभी, तुम्हारे नंदोई कहते हैं पद्मिनी के सब गुण ही विधाता प्रदत्त होते हैं। ना उसके वस्त्र मलिन होते हैं और ना देह परिमल। कहते हैं यही तो पहचान है तुम्हारी। 2 मील दूर भी खड़ी रहोगी तब भी नथुने भींचते ही तुम्हें पकड़ लूंगा। काश काश आज मेरे साथ मेरे नंदोई होते। क्या पता उस अरण्य में खड़ी जिस पद्मिनी को मैं पहचानने में हिचक रही थी, उसे वे नथुने मींचते ही पकड़ लेते। विस्मृत अतीत की मधुर स्मृतियां किसी मजार पर जल रही लोबान की मंदिर धूम रेखा सी मुझसे लिपटती चली गई। हम दोनों की ससुराल ही नहीं, मायका भी एक शहर में था। एक साथ हम दोनों ने शैशव और कौशारे की देहरियां पार की थी। विवाह भी लगभग साथ साथ ही हुआ। प्रथम प्रसव की पीड़ाएं एक साथ झेलने से पूर्व शरीर में बंदी बने अपने नवागत शिशुओं की धड़कनें भी हमने बारी बारी से कान लगाकर एक साथ सुनी थी। किकी की बड़ी बड़ी मुखर आंखों की उस विस्फारित दृष्टि को मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ। अरे देख देख, हाथ ला इधर, देखा कैसी नटकी सी छलांगे लगा रहा है। उसका हंसमुख चेहरा, कुछ कुछ तोतली चपलवाणी और उसकी अनुपम परिहास रसिकता मुझे उसके सर्वथा अनूठे व्यक्तित्व की नित्य नवीन झांकियां दिखाती रहती। यह ठीक था कि हमारे सरल समाज के नीति निपुण नारी समुदाय में जितनी ही उसकी निंदा होती, उतनी ही लोकप्रियता उसने पुरुष वर्ग में प्राप्त की थी। होलियां आती तो अबीर गुलाल से लाल कपूलों की रक्तिम आभा में शहर भर के देवरों को आकंठ डुबाकर रख देती। रंग से भीगी साड़ी का चुनाव भी शायद
वह अपनी सबसे महीन साड़ी से ही उस दिन करती थी। और फिर भर पिचकारी गोरे सनुकुमारी गाने में वह किसी भी पेशेवर गायिका को धूल चटा सकती थी। उसके रिश्ते की देवरानी जेठानियां संयुक्त मोर्चा बांधे हाथ मटका मटका कर उसके विरुद्ध विष उगलती। बेहया, मर्दों के साथ कैसी गुजिया दंदनाती चल रही है, ऐसे ही चटोरी है बहन। उधर सास बेचारी बरत के दिन भी अपने हाथ से फराल बनाती है। एक दिन मैंने किसी से कह दिया तो वह मुझी पर बरस पड़ी। तू भी आ गई उनकी बातों में, भाड़ में जाए सास, मैंने क्या उनसे कहा है कि भूखी रहो? जब देखो तब व्रत व्रत व्रत, आज एकादशी तो कल प्रदोष। ये तो हमसे होता नहीं कि 12 बजे खाना खाकर 2 बजे फिर से कुटू की पुड़ियाँ बनाओ और साबूदाने का हलवा घोटो। मैं तो यह कर भी देती, पर कमर पर हाथ धरे मेरे सिर पर सवार हो एक एक बर्तन उठाकर देखती थी। बहू हाथ पैर धो लिए थे, कहीं झूठन तो नहीं लगी थी बर्तनों में। सच कहती हूँ, तन बदन में आग लग जाती है। एक दिन तो मैंने साफ साफ कह दिया, अम्मा जी आप आज से अपनी फराल खुद बना ले। कभी कभी तो उसका ऐसा ही दुस्साहस मुझे अपदस्थ कर देता। किकी मेरे पति की चचेरी बहन थी। कभी उसके ससुराल वालों की खरी खोटी मुझे भी सुननी पड़ती। स्वयं उसका पति 5 बहनों का इकलौता भाई था, इसी से बहनों का रौब उस पर कुछ ज़्यादा ही था। किकी के सौभाग्य से उसकी चारों नंदें बड़ी दूर ब्याही थी। उनका मायका आना कभी कभार हो पाता, किंतु उसकी छोटी ननद अविवाहित थी। वह पास ही के शहर में डॉक्टरनी थी और प्रायः ही संक्षिप्त अवधि का अवकाश पाते ही बिना किसी पूर्व सूचना के छप्पर फाड़कर टपक पड़ती, क्योंकि उसे फूटी आंख ना सुहाती थी। विवाह से पूर्व वह अपने भाई की लाडली दुलारी बहन थी। उसने उसी भाई की सलोनी पत्नी का घूंघट उठाते ही बड़ी बेरुखी से आत्मीय स्वजनों की ओर पीठ कर ली थी। आज तक उसे अपनी शिक्षा, रुचि और चेहरे पर बड़ा गर्व था, किंतु भाभी के आकर्षण व्यक्तित्व के सम्मुख एकदम फीकी पड़कर रह गई थी। एक तो आकस्मिक पराजय के आघात को वह सहन नहीं कर पा रही थी, उधर उसके दिन प्रतिदिन विलंबित हो रहे कौमार्य ने उसे बेहद रूखी बना दिया था। वह नहला लगाती तो किकी दहला मार देती। मैंने कई बार मध्यस्थता करने की चेष्टा भी की, पर वह बाज नहीं आई। धीरे धीरे एक दिन उसी ननद को लेकर महाभारत छिड़ गया। उसी वर्ष मेरे पति का तबादला हो गया और वहीं मुझे किकी की चिट्ठी मिली थी। विवाह के 8 वर्ष बाद अब हम हनीमून मना रहे हैं। अम्मा जी उसी कलमुही के साथ रहने चली गई हैं। खूब नाटक हुआ। जाते जाते अपने बेटे से कह गई, भगवान करे मेरी अर्थी को तेरा कंधा नसीब ना हो। इस अभागी ने तुझे कुछ खिला दिया है, यह मैं खूब समझती हूँ। ठीक है, निकट्ठू बने इसी के आंचल से बंधे रहो बेटा। देखना एक दिन तुझे यही आंचल घसीटेगा। उस पत्र के बाद मैं एक ही बार उससे मिल पाई थी। उसका पति अब ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया था। उसकी सुव्यवस्थित गृहस्थी, सुरुचि से सवरा सुंदर बंगला, चपरासी मोटर और मखमली लॉन में खेलते उसके स्वस्थ बेटे बेटी की जोड़ी देख मैं कितना प्रसन्न हुई थी। गृहस्थी के सुख संतोष में जैसे उसके रंग में और भी निखार आ गया था। शरीर तो पहले ही भरा भरा था, अब मातृत्व की गरिमा ने यौवन के चपल्ले को अंग प्रत्यंग से धो पहुँचकर बहा दिया था। सबसे आश्चर्य हुआ था उसके पति को देखकर। बलराम को तो मैं बचपन से ही देखती आई थी। ढीलम ढालम गबदू सा उस सरल व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही था जैसे समृद्ध ग्रह के इकलौते लाडले बेटे का हुआ करता है। बचपन से ही गरिष्ठ मठरियाँ और घी से तर बेसन के लड्डू खाने का अभ्यस्त यकृत समय से पूर्व ही थककर सिकुड़ गया था। इसी से उदर की परिधि विराट बनती चली गई। उसके कोट के बटन कभी भी क्रम से नहीं लगे रहते और कभी कभी तो पैंट की खतरनाक खुली मुहानी के प्रति उसकी उदासीनता देखने वालों को बुरी तरह अपदस्थ कर देती। अंग्रेजी के पब्लिक स्कूल की शिक्षा भी उसे सामान्य शिष्टाचार नहीं सिखा सकती थी। कभी वह किसी सहभोज में अनंतपूर्वक भोजन कर एक के बाद एक दर्जनों डकारों के नगाड़े बजाता, सोफे पर ही जांगलूस की भांति दोनों टांगे उठाकर बैठ जाता और कभी ऐसे सड़े सड़े चुटकुले सुनाने लगता कि सुनने वालों को हंसी की जगह उबकाई आने लगती। किंतु अपनी स्वतंत्र गृहस्थी में किसी ने बलराम पर जैसे कोई जादुई छड़ी फेर दी। चुस्त पैंट पर कीकी का बुना एक रंग बिरंगा स्वेटर, यतन से चिपकाए गए संचे केश और लेवेंडर की मस्त खुशबू। आइए आइए, किकी कल से आपको आने की तैयारी में ही जुटी हैं। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि किकी आकर मुझसे लिपट गई। जेठ की उस भरी दोपहरी में
गरम लू की लपटों के बीच उठती सहसा हम दोनों जैसे फिर स्मृतियों के रेशमी पैराशूट में बंधी अपने मायके ससुराल की गिरी श्रृंखलाओं के बीच सरसराती उतरने लगी। दोनों बच्चों को उसने आया के साथ घूमने दूर भेज दिया और बातों ही बातों में दिन न जाने कब निकल गया। मुझे फिर 4 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। मार्ग भर में मैं उसी की बातें सोचती आई थी। उस चेहरे की स्निग्धता में कहीं भी अभिनय का पुट नहीं था। मुझे मन ही मन गहरे संतोष की अनुभूति हुई थी। इसका एक कारण भी था। अपनी इस दुस्साहसिनी ननद के कौशर्य के एक प्रणय प्रसंग से मैं कई बार उसके भविष्य के लिए शंकित हो उठती थी। तब उसके पिता किसी पूर्वी जिले में पुलिस के बड़े अफसर थे। उनकी मातृहीना लाडली पुत्री एक प्रकार से थानेदारों की ही गोद में खेल कूद कर बड़ी हुई थी। जब सयानी हुई तो पिता का एक सुदर्शन मुंह लगा मताहत बड़े अधिकार से उससे राखी बंधवाने पहुंच उसे एकदम से दामी उपहारों से लाद दिया करता। हो सकता है कि मैं स्वभाव से ही शंकालु रही हूँ, किंतु मुझे इन बिना रिश्ते के राखी बंध भाइयों पर कभी श्रद्धा नहीं रही। राखी बांधने वाले के हस्त स्पर्श के साथ ही वे प्रायः जिस अधिकार से उसका पौंचा भी पकड़ लेते हैं, वह सब मुझे नहीं जचता। पता नहीं पुलिस के पेशे में रहकर भी कीकी के पिता ऐसी मूर्खता क्यों कर बैठे। यह ठीक था कि उसका वह मताहत विवाहित ही नहीं 2 बच्चों का बाप भी था, किंतु फिर भी चपला पुत्री का जिस विश्वास से उन्होंने उस व्यक्ति के संरक्षण में दे दिया और वह किसी अनुभवी बुद्धिमान पिता को शोभा नहीं देता था। कभी सुनती कि रिपु मदन के साथ अलीगढ़ की नुमाइश देखने गई है, तो कभी गढ़ मुक्तेश्वर के मेले में। उसे उसके राखीबंद भाई को सौंप उसके पिता ने अपनी ड्यूटी पर निकल जाते और हुआ वही जो ऐसी परिस्थितियों में हुआ करता है। मातृहीना कीकी अविवेकी कौशार्य की तरंगों में असहाय तिनके सी बही जा रही थी कि उसकी एक चतुरा घाघ मौसी चील का झपट्टा मार उसे चोंच में लेकर दूर उड़ गई। किसी को कानों कान खबर भी न लगी और कीकी के फेरे फिर गए। उसकी उदास रिक्त दृष्टि और निरंतर सूजी आंखों का रहस्य हम तीनों तक ही सीमित था, मैं, उसके पिता और उसकी मौसी। फिर शायद सरल परमहंस पति की दूधमयी हंसी ने ही स्मृति के श्याम पट से उसके बेमेल नादान प्रेम प्रसंग को बड़ी स्वाभाविकता से ही मिटाकर अपने स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिए। कीकी की सुखी गृहस्थी देख मैं कितनी आश्वस्त होकर लौटी थी। तब मैं क्या जानती थी कि उसकी क्षणिक समृद्धि का प्रसाद केवल सिकता पर टिका है। दुर्भाग्य से उसकी ननद का तबादला एक बार फिर उसी के जिले में हो गया और उसकी सास पूर्व शत्रुता को स्वेच्छा से ही बुलाकर फिर उसके साथ रहने लगी। कभी कभी उसके पत्र आते तो सास ननद के साथ चल रही उसकी खटपट का उल्लेख रहता। फिर एक दिन अचानक उसकी मौसी का तार आया, जरूरी काम में मिलने आ रही हूँ। मेरा माथा ठनका। मुझसे भला उनका क्या काम हो सकता है? निश्चय ही अभागी की ही कुछ कर बैठी होगी। आते ही वे मुझे एकांत में खींच ले गई। अरे सर्वनाश होने जा रहा है अभागी का, अब तू ही उसे बचा सकती है। क्या बात हो गई मौसी? अभी अभी तो मैं उससे मिलकर आई हूँ, कितनी खुश थी। अरे खाक खुश है। फिर वे दोनों चुड़ैलें पहुँच गई उसकी छाती पर मूंग दलने। उधर वह अभागा भी पुलिस कप्तान बना वहीं पहुँच गया है। कौन मौसी? मैं सब समझकर भी अनजान बनी रही। अरे और कौन, वही रिपु मदनिया। सुना है एक दिन मेवे मिष्ठान लेकर राखी बंधवाने भी पहुंच गया। एक बार राखी बंधवाकर तो वो गुल खिलाए नास पिटे ने। एक दिन ननद ने रोक दिया, बस फिर क्या था। कीकी को तो तू जानती है, जहाँ किसी ने धौंस जमाई तो छोकरी पर शैतान सवार हो जाता है। अब सुनाए खुले खजाने अपने उस भैया से आधी आधी रात तक ताश खेलती है। बलराम बलराम कुछ नहीं टोकता क्या? मैंने कहा तो मौसी झुंझला गई। अरे वह मिट्टी का माधो भला कभी उसे टोक सकता है? उसे तो कीकी 10 जूते मारे तब भी ना बोले। अब क्या होगा मौसी? अब और क्या होगा, तू चली जा मेरी लाडो। एक बार मेरी बात दूसरी है, समधियाने में मैं कैसे जा सकती हूँ? तू जाकर छोकरी को समझा बुझा दे बेटी। अरे अब लड़कौनी है क्या, लड़की सियानी हो रही है। एक तो जीजा जी के वैसे ही बीसियों दुश्मन है, ना जाने कब कौन दुश्मन थानेदार आकर समधियाने वालों के कच्चे कान भर दे। बेमौत मरेगी छोकरी। पर मैं नहीं गई। कीकी को मैं जानती थी, जिद चढ़ने पर वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में क्या हिचकिचा सकती थी। मुझे तो आज भी यही लगता है कि यदि उसकी यह कुंठाग्रस्त रूखी ननद उसके साथ रहने ना आती तो 20 और रुपये मदन भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकते थे। ननद के अविश्वास और ईर्ष्या ने ही उसे अविवेक की उस अंधी घाटी में ढकेल दिया होगा।
और फिर एक दिन अचानक सुना अपनी समृद्ध गृहस्थी को वह स्वयं लात मारकर किकी अपने कौशार्य के प्रेमी के साथ मुंह काला कर भाग गई। हमारे कट्टर समाज के लिए यह एक ऐसा आघात था जिसने उसकी वाणीहीनी कार्य क्षमता भी हर ली। उसका वह दुस्साहस और निर्लज आचरण मुझे भी स्तब्ध कर गया। क्या अभागी को पुत्री के भविष्य की में से भी ममता ना हुई? सयानी होगी तो लोग उंगली उठा उठा कर कहेंगे इसी की मां अपने प्रेमी के साथ भाग गई। और फिर वह बालक सा निष्कपट पति जिसने कभी उसके प्रति अपनी अपूर्व निष्ठा का जीवन प्रमाण दिया था, जन्मदायिनी जननी का त्याग कर ठीक ही कहा था अम्मा ने। देख लेना, एक ना एक दिन तुझे यह आंचल से घसीट कर रख देगी। कलंकिनी ने पति को ही नहीं, अपने पितृकुल और श्वसुर कुल को भी कीचड़ में घसीट कर रख दिया। कई वर्षों तक ना फिर मुझे उसका कोई समाचार ही मिला, ना मिलने की उत्सुकता ही शेष रही। एक बार जब कुछ सालों बाद एक विवाह में सम्मिलित होने आई तो उसकी नवीनतम दुष्कृति का समाचार मुझे फिर स्तब्ध कर गया। अपनी जिस प्रेमिका की जीवित देह लेकर रिपु दमन कभी सुदूर क्षितिज में विलीन हो गया था, उसी की कफन में लिपटी मृतदेह लेकर वह आधी रात को उसी के पिता का द्वार खटखटाकर फिर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वह तटस्थ हो पाते, वह यह कहकर प्रेम छाया की बातें अमावस्या के अंधकार में विलीन हो गया। ना मैं इसे लेकर गया, ना यह आज मुझसे कुछ कह कर गई। ऐसी अंधेरी रात में एक दिन मुझे कुछ कहने और सोचने का अवसर दिए बिना यह मेरे पास भाग आई थी, और आज बिना कुछ कहे यह मिट्टी का तिल छिड़क धूप काटी सी सुलग गई। मैं अब वहीं जाकर इससे कैफियत मांगूंगा। आपकी पुत्री थी, इसी से यहाँ छोड़ गया। ठाकुर हूँ सर, ब्राह्मण की मिट्टी ठिकाने लगा, अब अपना परलोक नहीं बिगाड़ूंगा। गुड नाइट सर। ये सब बातें मुझे किकी की मौसी ने ही बतलाई थी। किकी के पिता को अपने निर्मम पेशे में ऐसी बीसियों मिट्टियों की फाइलें दाखिल दफ्तर करने का अनुभव हो चुका था। पाँव फटने से पहले ही उन्होंने कफन में लिपटी कलंकिनी पुत्री का मुंह देखे बिना ही उसे मुखाग्नि दे दी। जब खबर पाकर उसका बदहवास पति शमशान घाट पहुंचा तो किक्की की चर्महीन हड्डियां चटक रही थी। शून्य दृष्टि से उसी धुएं की विलीन होती रेखा को वह घंटों खड़ा देखता रहा। फिर हाथ पकड़कर किक्की के मौसा ही उसे घर ले आए थे। आपने उसका मुंह भी नहीं देखा चाचा जी? मैंने बहुत दिनों बाद एक दिन किकी के पिता से पूछा तो उनकी ऐठी मूछें क्रुद्ध से ही की कांटों से सतरा गई। नहीं, काश उसका चेहरा चाचा ने कफन उठाकर देखा होता, किंतु जिस कफन की यवनिका को चाचा ने नहीं उल्टा, उसे आज स्वयं नियति उलट रही थी। 15 मिनट रुकने वाली हमारी टैक्सी अचानक किसी भद्रा नक्षत्र से बंधी घंटों घुर्नियाँ खाती रही। पहले एक सहयात्री के पैर में कांच गड़ गया, फिर ड्राइवर की नक्सीर फूटी और एक दूसरे सहयात्री की जेब काट होटल के एक पहाड़ी छोकरे ने उसका बटुआ गायब कर दिया। उतनी देर तक भगवा लबादे में लिपटी वह प्रस्तर मूर्ति सी भिक्षुनी मेरी और पीठ किए खड़ी ही रही। दूर गिरी श्रृंखलाओं पर असंख्य बत्तियां जगमगाने लगी थी। प्रतिपल प्रतिक्षण मेरा संदेह नाक की भांति फन उठाता मुझे ही डसने बड़ा चला आ रहा था। मैंने देखा मेरे सहयात्रियों को बटोर हमारा ड्राइवर रुमाल से मुंह पोंछता तेजी से चला आ रहा है। उधर नाना बिस्तर बंद सेब की पेटियां और पोटलियों के बीच खड़ी वह भिक्षुनी भी हिली। शायद अपनी साथी भिक्षु भिक्षुनियों के कलरव को सुन अब वह चौकी और मुड़ी। मुझे कोई झकझोरने लगा। कुछ ही क्षणों में हमारा एकांत एकांत नहीं रह जाएगा। क्यों ना निकट जाकर उसका चेहरा एक बार देख लूं। फिर मैंने एक पल का भी विलंब नहीं किया। गाड़ी का द्वार खुला ही छोड़ मैं उसके सम्मुख जा खड़ी। मेरे कलेजे की धड़कन मेरे हाथ के बटुए को भी हिला रही थी। एक पल को मैं उसका समस्त कलुष कलंक भूलकर रह गई। किकी, किकी, मैंने तो तुझे देखते ही पहचान लिया था किकी। मेरा गला भराया, पर फिर उसी क्षण मेरा उत्साह, कौतूहल, प्रसन्नता का वेग दूध के झाग सा बैठ गया। उसकी मुद्रा, बड़ी बड़ी आंखों में केवल उदासीनता थी। उस भावहीन दृष्टि में मैत्री की एक भूली बिसरी तरंग ने मुझे आश्वस्त नहीं किया। किकी, किकी, मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ बड़े चातुर्य से उसकी दाईं हथेली उलटने की चेष्टा की। उस चौड़ी चिकनी हथेली में कभी मेहंदी की कितनी बेलें रचाई थी, कितने गमले, और उसी हथेली के बीचों बीच जो सूचिकन गोल गोल तिल था, उसे क्या सर मुड़ाने पर भी वह मिटा पाई होगी। किंतु झटक कर उसने हाथ छुड़ा लिया। तभी उसकी रूखी खूंखार चेहरे वाली कई साथियों ने उसे आकर घेर लिया।
तुम तंग क्यों करता है उसको? वह हिंदी नहीं जानता, क्या पूछेगा, हमसे पूछो। वराहदंतनी, एक खबीस सी मर्दानी भिक्षुनी, अपने विकराल होनों की सी आंखों से मुझे दागने लगी। किक्की, मैंने उसकी बात अनसुनी कर किक्की का दायां हाथ पकड़ लिया और अपना अंतिम दांव फेंका। तेरी बेटी की शादी में गई थी किक्की। बड़ा प्यारा दामाद है तेरा, और तेरा बेटा भी इसी साल इंजीनियर बन जाएगा। एक पल को उन मरी बुझी आंखों में वात्सल्य की शत सहस्र फुलझड़ियां डगमगा उठी। अवसर पाते ही मैंने हथेली पलट दी। हाँ, वह किक्की ही थी। मेम साहब चलिए ना, ड्राइवर ने अधेरे से हॉर्न बजाकर मुझे कहा। मैंने एक बार विवश दृष्टि से उसे देखा। वह फिर अपने मंत्र जाप में डूबी तेजी से मन के सहलाती बिस्तर बंद पर बैठ गई। मैं आकर अपनी सीट पर बैठ गई और एक धक्के के साथ टैक्सी ने बस स्टैंड छोड़ दिया। सब दलाई लामा के मठ की तिब्बती भक्तिनी हैं, धर्मशाला जा रही हैं। ड्राइवर मेरे किसी सहयात्रियों को उनका परिचय दे रहा था। मैंने मुड़कर देखा। उन दर्जनों छोटी छोटी आंखों का कौतूहल एक्यूपेंचर की ही सुइयों की भांति मेरे शरीर को बीनता मेरी चेतना हर रहा था। छोटी छोटी आंखों और उन मंगोल चेहरों के बीच अनमेल लग रहे उस शांत स्निग्ध चेहरे पर जड़ी उन दो बड़ी बड़ी आंखों की प्रलंब पलकें नीचे ही झुकी रहीं। काश काश एक बार, केवल एक बार उसी झुकी चिलमन को उठाकर मैं देख पाती। क्या स्मृतियों की वह आकस्मिक बौछार उन्हें गीला भी कर गई होगी या नहीं।